हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो? जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो? आजाद साहब अब आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो? आजाद साहब जैसा हो। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, आजाद साहब जरूरी है। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, आजाद साहब जरूरी है। आजाद श्री वयोवृद्ध श्री गंगा सिंह चेप जी हमारे प्रिय नेता को पगड़ी अर्पण कर रहे हैं, पगड़ी पहन दे रहे हैं, जो कि हमारे जम्मू के गौरव की शान है। तो ये आन शान बान की निशानी है पगड़ी। ये उनका स्वागत करने के लिए, हमारे नेता का पुरजोर स्वागत करने के लिए श्री गंगा सिंह चेप के द्वारा, जो गढ़खाल के रहने वाले हैं, जिन्होंने बीएसएफ में हूँ, जो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे श्री रतनलाल जी। भैया मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, जो बंदे पीछे बैठे प्लीज राइट साइड आके बैठ जाइए। प्लीज जो बंदे पीछे बैठे उनके आगे रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आ जाइए। चलो जी कैरी ऑन। शुक्रिया कि तुस कितना प्यार है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब नाल। तुसी बहुत ज्यादा तह दिलों तुसी आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे परम आदरणीय आजाद साहब, जिनको मैंने 86 गुरु 28 मई एतवार के दिन मैंने धारण किया था सभी जनता के सामने, जब पहली बार आए थे। मेरे माननीय परम आदरणीय मेरा मुर्शिद, मेरा गुरु सियासी जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, मैं नारा लगाऊंगा, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जोश है, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, आजाद साहब की जरूरी है। सो साथियों, मैं ज्यादा नाम नहीं ले सकूं। मैं फिर परमादरणीय साढ़े आजाद साहब, साढ़े चेयरमैन कौमी चीफ से जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जनरल सेक्रेटरी आर.एस. चिप साहब, एक्स मिनिस्टर, साढ़े प्रेसिडेंट प्रोविंस से जुगल किशोर शर्मा जी, और एक्स मिनिस्टर साढ़े गारू राम जी चौधरी, एक्स मिनिस्टर सारी, मैं थोड़ा सा साढ़े वाइस चेयरमैन एचओडी वाइस चेयरमैन सुरूरी साहब जी, ताड़ियां के लिए वेलकम किया जा, मैंने माफ नहीं किया जा। सुरूरी साहब वास्ते जोरदार नारा, सुरूरी साहब, सुरूरी साहब। ये भी शेर है, शेर। आजाद साहब तो है ही हमारे लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एचओडी, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। डॉक्टर अगर हम ढूंढने जाए तो हमारा कोई इलाज नहीं करेगा, आजाद साहब ही हमारा इलाज कर सकते हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूं।
सत श्री अकाल करता हूं, जय देव कहता हूं। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत। साथियों, खुशी बड़ी आवाज आज आजाद साहब तुसे जेड़ा टास्क दिता हा, अस घर घर गए, एक पंचायत पगड़ी वार्ड तो वार्ड गए, डायरी के नाम, साना, मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर चलते गए। जनाब बहुत प्यार आया, पूरा कक्कर, पूरी ठंड, सानू ठंड भी नहीं लगी। जनता दी प्रॉब्लमां हर एक ने दसिया। जो असीं याद है जंदे है कि 10 फरवरी की आजाद साहब का प्रोग्राम रखे था। आजाद साहब एक ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी फिल्म बाकी है। ये तो ट्रेलर है, अब चलो फिल्म दिखाएंगे। वो कहते हैं कि बड़ा ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। आजाद साहब मैंने ग्राउंड भी ढूंढ लिया है, वो होगा प्रकोल में। मैं अपने जनता से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, बच्चियों से, नौजवान यूथ जो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने डिग्रियां की हैं, इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखी हैं, बहुत हैं। आजाद साहब पहुंच चुके हैं। यह पूरे 5 साल के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर को फिर से हरा भरा कर देंगे, फिर से हरा भरा कर देंगे। जो सूखा आप देख रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम किसी के आगे बिके नहीं हैं। मैं नौजवान बच्चों को, साथियों को कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को कह दो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कहां जफा लगा के रखा आप लोगों ने? मैंने साफ करके बता दिया है, मैं एक्शन सभी बगले डंडू मशीनी खाते हैं। जनाब बिजली की प्रॉब्लम है, सब कुछ मैंने बता दिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लोगों की बेरोजगारी है, बहुत तकलीफ है, नौकरी का भी देखना है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि 1 घंटे में अगर कोई गाड़ी रुक जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कितनी लाइन बन जाती है। 10 साल से हमारी हालत खराब है। अब मुझे यकीन है कि आजाद साहब 5 साल के अंदर ये मसला सब हल कर देंगे। इनके पास वो विजन है, ये वो शख्सियत है, ये प्राइम मिनिस्टर के काबिल का, जो हमें आजाद साहब और जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने के लिए आ रही है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी है ये, सुप्रीम और स्पिरिचुअल पावर भी है इनके अंदर, मैंने देख लिया है। या मेरे कि तो साजा आजाद साहब की सुनने वास्ते इतने आए हो, मंच पर बैठे थे सारे दी दिना दी धड़कन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर, उनके कन्ने बैठे थे सारे सरूरी साहब जेडे एक्स मिनिस्टर है और वाइस चेयरमैन भी हैं, उनके कन्ने बैठे थे सारे एक्स मिनिस्टर RS चिप साहब, उनके कन्ने बैठे थे सारे एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी, उनके कन्ने बैठे थे सारे एक्स मिनिस्टर गारू राम चौधरी जी, उनके कन्ने बैठे थे सारे अबरोल साहब जी, सारे इंजीनियर रतन लाल जी जड़े इत्थों के नेता। बाकी दर्जे बाय दर्जे मैं सारे दी नमस्कार करना, माफी चाहना, मैं सारे का डेजिग्नेशन और नाम नहीं बोल सकता। साथियों, मैं सारे को पहले एक युवा होने के नाते यूथ की गल करगा। अज सारा यूथ बेरोजगारी और बेकारी करने जुझा रहा है। मां प्यो दिहाड़ी मजदूरी करिए अपने बच्चे की पाल दे ताकि सारा बच्चा बड़े हुए रोजगार की ओर जावे, लेकिन बड़ी अफसोस की गल है बेरोजगारी होने वजह करने सारे बच्चे ड्रग्स वाली साइड चलिए, सुसाइड तक करा दे। और एक आजाद साहब का टाइम है जिन्हें 2.5 साल वो सीएम रहे, उन्हें अपने टाइम 1.25 लाख तो ज्यादा रोजगार दिता। चाहे SRET टीचर की गल करचे, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर की गल करचे, एजुकेशन गल करचे, पुलिस की गल करचे, PS की गल करचे, सारे मिलाइया 1.25 लाख रोजगार उन्हें उस टाइम दिता। और मी नहीं लगता 2007 के बाद 15 साल हुई है, 15 साल के अंदर कुछ ना 1.25 लाख रोजगार दिता और जिन्होंने 2.5 साल के अंदर दिता है। साथियों, मसले तो बड़े ज्यादा, लेकिन टाइम की कमी होने वजह करने में 2 मिनट और लगा।
मैं रोजगार की गल करदा, रोजगार के कन्ने एक नवी बला ने ली आती 35 का जड़ा सब तो ज्यादा नुकसान सारे जम्मू के बच्चे दी है। कश्मीर तक कुछ ना जाना नहीं है। RET टीचर्स जेडे लाए हैं वो भी इतने बैठे हैं। चाहे लैंड की गल की जाए, सारा लखनपुर कॉरिडोर है, सारे आइए जम्मू च बसना। आने वाले टाइम में 1-1 इंच की जगह लाख रुपए चोई आनी है। सारे बच्चे कुछ जाना है, सारी आने वाली नफरत खत्म हो सकती है। बुरी हालत है साथियों। मैं गढ़खाल और पुरवाल की गल करगा, असें 1 महीना लाया घर घर के जी आजाद साहब ने दसिया कि पंचायत वाइज जाना, वार्ड वाइज जाना, घर घर जाना और लोगों के मसले तो बड़े ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें मेन चीज सुनाना, ये जेडे गढ़खाल के लोग ना, एक साइड इन्हें बॉर्डर की मार है, एक साइड इन्हें चिनाब की मार है। ये बेचारे दोनों साइड का पिसा देन, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इथों के लोकल बंदे सुना दे, जिला पिछले साल दरिया चढ़िया साड़ा 1 किलोमीटर बन जड़ा रुड़िया, अगर 200 मीटर और सिस्टम साड़ा बही आंदा, आज साड़ा गढ़खाल और पुरवाल के बच्चे पानी पर जाना। और भी डर सीधा लगता है कि आने वाले टाइम क्योंकि करा जरा कुछ है नहीं है, काम होता नहीं है। आने वाले टाइम अगर इन्हें ग्रेट नहीं बनने तो पुरवाल भी पानी पहुंच सकता है। साथियों सारे इथों के लोग ना और मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड ना 70 to 80। आज हमारे नौजवान दर क्यों है? आज हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी वजूहात क्या है? आज बिजली का किराया क्यों ज्यादा है? आज प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लग रहा है? आज राशन गैप क्यों हो रहा है? आज रोजगार गैप क्यों हो रहा है? आज हमारे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? यह हमारे लीडरशिप में कमी है, हमारी सरकार में कमी है। आज बाबू की सरकार है, आज लोगों की कोई मानता नहीं है, आज लोगों की कुछ चलती नहीं है। अभी रतन लाल जी कह रहे थे यहाँ पे हमें बिजली की समस्या है। 20,000 मेगावाट बिजली हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में तैयार होने जा रही है। बुरसर का प्रोजेक्ट, बक्कर, करसई, कीरू, रिटले जो आजाद साहब के दौर में शुरू हुए थे, चालू हुए थे, जहां हजारों नौजवानों को लगना था, आज कोई नहीं लग रहा। एक पार्टी के लोग लग रहे हैं वहां पे। ये कभी हमने नहीं देखा पिक एंड चूज करके ऐसा कुछ हो रहा है। आज सब लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सब परेशान क्यों हैं? बगैर मजहब मिलत परेशान है। आज वो चाहते हैं हमें वो दौर आ जाए जिस दौर में गुलाम नबी आजाद साहब रियासत के चीफ मिनिस्टर थे। आप जितनी बजरी लेना चाहते थे ले सकते थे, आप रेत जितनी उठाना चाहते थे उठा सकते हैं। आज आप अपने इलाके की सेंध नहीं उठा सकते हैं, आप अपने इलाके का पत्थर नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए भी हजारों लाखों रुपए आपको देना पड़ता है। फिर आप उस सरकार को फिर जिताएंगे? कहां है वो लीडर जिन्होंने मास्टरों पे भी कमीशन खाई? कहां है वो लीडर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पूरा तबाही कर दी? आज आपकी यहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं माना पे आजाद साहब ने उनको आसमान पे चढ़ा दिया और आज आप देख रहे हैं जितने चीफ मिनिस्टर हैं सब करप्शन में इन्वॉल्व है। एक चीफ मिनिस्टर है जो रियासत जम्मू कश्मीर में रहा, गुलाम नबी आजाद साहब। कोई भी मुझे बताए, कोई भी दावेदारी में है, कोई भी कह सकता है कि आपने ये गलती की, कोई भी बता सकता है आपने कहीं पे रिश्वत खाई, कोई ये बता सकता है आपने हिंदू और मुसलमानों में तमीज कर दी। गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन को सबको इकट्ठा चला दिया। इसको कहते हैं गुलाम नबी आजाद। अखनूर विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में ये जो सभा हुई है, यहाँ सब धर्मों, सब जातियों के मेरे भाई, बुजुर्ग, बहनें और बेटी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। हमारी पार्टी के और सब लीडर जहां बैठे हैं उनसे ज्यादा इनको बधाई देना चाहूं। मिलते थे लेकिन तो भी साल में 1-2 चक्कर, कुछ तो ज्यादा और कुछ कम, गांव में जाते थे, देहात, फिर लोग उनके पास आ जाते थे, अपनी समस्या सुनाते थे। लेकिन आज इलेक्शन नहीं हुए कई सालों से, ऑफिसर
मैं ऑफिसर को दोष नहीं देता, क्योंकि हमारे लोग भूखे रहे, हमारा मजदूर भूखे रहे, हमारे ठेकेदार काम के बगैर रहे, हमारा मेसन काम के बगैर रहे, हमारा कारपेंटर काम के बगैर रहे, हमारा सीमेंट बेचने वाला काम के बगैर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने धर्म एक अपना, हम घर में अपने धर्म का पालन करें, पूजा पाठ करें, जो भी यहाँ पूजा पाठ करें, हम धर्मों का सबका आदर करने, लेकिन राजनीति में मैं धर्म नहीं लाता। राजनीति में इंसान और सरकार के सामने सभी धर्म एक जैसे होने चाहिए। भगवान ने हमको पैदा किया है, लीडरों को इस आगे हुकूमत तो पूरी असली उसकी चलती है जिसने हम सबको पैदा किया, लेकिन वो हमारा भी हिसाब लेगा, हर पार्टी के लीडर का हिसाब लेगा क़यामत के दिन कि मैंने तुम्हें हुक्मरान बनाया था, तुमने सब लोगों के साथ न्याय किया, तुमने सब गरीब के साथ, अमीर के साथ, बैकवर्ड के साथ, देहात के साथ, भोले के साथ, लंगड़े के साथ, अंधे के साथ कैसा सलूक किया, तुमने सभी धर्म के लोगों के साथ कैसा सलूक किया, तुमने कहीं पक्षपात तो नहीं किया। वो भी हमने ऊपर वाले के पास जवाब देना है, और मैं इस बात को मानना है कि एक न एक दिन वो हमारा हिसाब लेगा। तो इसलिए मैं अपना अकाउंट ठीक रखता हूँ कि मेरे राजनीति में कभी भी ये कोई हिंदू नहीं कहेगा पूरे हिंदुस्तान में कि हमको इन्होंने हिंदू समझकर इनने हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर कोई हिंदू हमारे भारत में कहेगा तो मैं उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दूंगा। कोई कहेगा कि मुझसे पैसे रिश्वत लिए, कोई हिंदुस्तान, और कोई कहेगा कि भाई इन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया धर्म की बुनियाद, तो तब मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। ये रिकॉर्ड मैंने साफ रखे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास, आपका समर्थन होना चाहिए जो जनता के हित में। हमने पूरी उम्र कोई पैसा नहीं बनाया, आप क्या बनाएंगे? उधर तो पैसा लेते नहीं। जो हमारे दूसरे भाई शमशान घाट में जाते हैं, लकड़ी के बगैर और कुछ जलाने के तेल घी के बगैर कुछ नहीं जाता, और हमारे यहाँ सफेद कपड़े में, वो भी सिया नहीं है, सीना नहीं होना चाहिए, सफेद कपड़े में लपेट में डालना है। कोई पैसा, कोई जायदाद, ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, ये सब जल जानी है। जब जल जानी है, मर जानी है, सड़ जानी है, फिर हम जिंदा होकर इसको क्यों दिमाग में पालते हैं, क्यों तकलीफ लेते हैं? बाद में तो ये तो या जल जाना है या कीड़े खाने हैं कब्र। तो जब तक जिंदा है तो शांति रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे। नफरत करके, किसी को धोखा दे के भी नींद नहीं आती, किसी का रिश्वत खा के भी नींद नहीं आती। तो नींद सो जरूरी है कि 10 गाड़ियां हो, जरूरी है 100 का किलो मकान हो। एक छोटा छोटा मकान हो जाए, उससे गुजारा चलता। छोटी गाड़ी से भी गुजारा चलती है, बड़ी गाड़ी से गुजारा नहीं चलती। मैं तो किस्मत तो मैंने अभी एम्बेसडर गाड़ी के बगैर मुझे पता ही नहीं है। अब ये सरकारी गाड़ी है ये पता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी ली है। आजकल कितनी गाड़ियां हैं। तो इसलिए मैं एक दफा फिर रतनलाल जी का, और आप कुछ गर्मी से उठ के उधर साए में बैठ गए। फरवरी की गर्मी से अगर भागोगे तो इस वक्त जून की गर्मी और जुलाई की गर्मी के लिए तकड़ा अभी से रहो। आप कहोगे कि ये जंतर मंतर जानता है। मैं जंतर मंतर कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो बर्फ गिरनी चाहिए थी दिसंबर में, जो पूरे साल रहती है, फरवरी में गिरी, तो ये 15 दिन की मेहमान है। तो इस दफा मई जून में बिजली के बगैर ही हम सबको रहना है, और कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को फिर सर्दियों में भी इस ठंड में ही रहना।
क्योंकि पिछले साल भी नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाता है कि हमारी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का मैंने भी फ़ायदा उठाया था कि मैं पर्यटन मंत्री था, तो ये आज जहाज़ों में आप जब आते हैं वो ओपन किया, तो मैंने मेरी कैबिनेट में ले गया अपना कि एक ही जहाज़ जो पुराना चल रहा है वो कभी स्ट्राइक करता है और फिर 2 महीने ठप होता है, तो जितने जहाज़ आए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी मैंने लाई मेरे। तो इसी तरह से हर मंत्रालय में कोई नई पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी, जिसको उस पॉलिसी को आज दुनिया में, और आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पॉलिसी को चला रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने नरसिम्हा राव जी को दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि चाहे वो दूसरी पार्टी होने के बाद भी उसका जो काम जो देश के हित में था वो रिकग्नाइज किया। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह वो किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह की हाइट का भी कोई हमारे देश में किसान नेता पैदा नहीं हुआ, और उनके साथ दूसरी चीज़ ये भी थी, वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को वो भी चलाते थे। तो किसानों के लिए अगर उनको रिकग्नाइज किया, उनके लीडर को, किसानों के, ऐसा नहीं किसान ही उनको लीडर मानते थे, हम सब लीडर मानते थे, लेकिन विशेष रूप से किसान के नेता रूप में उनकी पहचान थी। तो किसानों का मन ये बढ़ाने के लिए और कि उनको रिकग्नाइज के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया, ये भी बहुत अच्छा। सर, पॉलिटिकल डिबेट भी इसके ऊपर शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये, देखो आप कांग्रेस जो कहती है उनको कहना, मैं तो सुनिए ना, मैं कांग्रेस हूँ ना बीजेपी। मैं हमेशा बीजेपी जो गलत बात करती है मैंने कही कांग्रेस जो ठीक करती है उसको क्रेडिट। उस वक्त वो कांग्रेस के थे, मैं भी कांग्रेस का था, लेकिन मनमोहन उसने किया वो पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे आज देश में भला जिन लोगों ने उस वक्त पॉलिसी का फ़ायदा उठाया वो आगे चले गया और देश को फ़ायदा हो। तो देश हित में या किसी भी नेता ने देश के हित में कोई काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज की सरकार अगर हमारे पुरानी किसी सरकार की या प्रधानमंत्री के काम को सराहना करती है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज़ाद साहब, पहाड़ी जो बिल है वो राज्यसभा में भी पास हुआ है एसटी स्टेटस के लिए। देखिए, ये बड़े समय से चल रहा था, तकरीबन 3 दशकों से चल रहा था। इसमें एक तनाव था। एसटी भाइयों का तो हमारे वक्त में जब हम सरकार थे उसी हुआ था, हमारे गुजर भाइयों का, और गुजर भाइयों का रिजर्वेशन पॉलिटिकल भी हो गया। लेकिन एक ही हम सब लोग हमेशा कहते थे जब हम कांग्रेस वाले थे कि एसटी दें, उनमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गुजर भाइयों का काट के नहीं देना चाहिए। काट के देते तो फिर बड़ा नुकसान। जब तक इनका काट के नहीं देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। आज़ाद साहब, लेकिन आज भी रामबन से लेकर कठुआ तक के जो पहाड़ी लोग हैं उनका कहना है कि हमें क्यों छोड़ा गया है। वो रामबन पानहार कहानी, लेकिन वो चुप बैठे थे। आज बेटे को कोई दूध के बगैर नहीं देता था वो। आज़ाद साहब, हमारी नेबरिंग कंट्री में भी इस समय इलेक्शंस की जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हैं, और दुर्भाग्य से हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश सरकारों से हमारे मतभेद 47 से हुए। मतलब हमारे में, जब हमारे में बोलता हूँ देश की बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कि अपनी पार्टी की, मतलब मैं देश की बात करता हूँ। और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार है कि 1947 अभी आज़ादी मिली ही थी कि पहला ही हमला उन्होंने ठोक दिया, जिसका परिणाम है कि पीओके हमसे अलग हो गया। हमारे भाई जम्मू सूबा से, कश्मीर सूबा से, और आज वो खुश नहीं है वहाँ। तो इसलिए दो देशों के तनाव के लिए ही पाकिस्तान जिम्मेदार है, वरना शांति से कुछ कत्ल गारत हुई थी, लेकिन 2 देश बन गए थे। लेकिन लोगों का कोई कसूर नहीं। हमारी किस्मत में जमहूरियत आई, लोकतंत्र आया, प्राइम मिनिस्टर बदले, एक जमहूरी तरीके से बदले। कहीं खामियां, कहीं कमजोरियां थोड़ी बहुत है, लेकिन उनकी किस्मत में डिक्टेटर आ गए, और जिसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं हुआ।
और आर्मी ही वहाँ की सरकारों को चलाती रही। जब कोई चुना हुआ नुमाइंदा भी आया वो रहमो करम पर था आर्मी, और जब आर्मी को लगा ये हमारी बात से हिसाब नहीं चलता तो उसको गिरा देते। अब आज हम सोचते थे फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए जो जीत के आएगा, लेकिन उसमें भी उंगल आर्मी कर रही किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो हम हिंदुस्तान में बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ फौज का, आर्मी का या किसी और का एमपीज़ के बगैर, एमएलएज़ के बगैर दखल अपना नेता चुनने का नहीं है, और जो कि लोकतंत्र में पूरे विश्व में होता है। हम यही दुआ करते हैं प्रार्थना से कि कभी जो हिंदुस्तान का वातावरण है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये नसीब हो जाए पाकिस्तान के। आज़ाद साहब, उमर अब्दुल्ला जी एक चैनल पे कहते हैं कि हमें उम्मीद है एनडीए 400 पार करेगी, और खुद जिस इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है वो कहते हैं वो बहुत कमजोर नजर आ रहा है। क्या अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भी पहले से भांप चुके हैं अपनी स्थिति को? कोई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी में पहले मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए पुरानी डीपीएपी क्या सभी सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी? तो पुरानी लॉयल्टी याद आ गई। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा करेगी? अब मैं ना नजूमी हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से आज़ाद साहब, आपकी तो पार्टी कभी मुझे शक ही है, ये भी शायद सर, मिले। आपकी पार्टी लड़ेगी? जो इलेक्शन है उसमें डीएपी जो है वो क्या भूमिका निभाएगी?